हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और चलिए आज का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, सेल डिवीजन। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन हर साल 3 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए कंप्लीट करते हैं। देखिए सेल डिवीजन दो तरह का होता है, नंबर 1 माइटोसिस और नंबर 2 मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होगा? हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल्स में होता है, जैसे हमारी स्किन सेल में हो गया, एपिथीलियम, हमारे जो स्किन एपिथीलियम है, गट एपिथीलियम है, तो एपिथीलियम सेल्स में हो सकता है। तो इस तरह से हमारी सोमेटिक सेल्स में सेल डिवीजन माइटोसिस की तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए एक सेल से इसमें दो डॉटर सेल्स बनती हैं। ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इन दो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। तो ये है माइटोसिस। और दूसरे तरह का सेल डिवीजन होता है वो है मियोसिस। मियोसिस हमारी होता है कि मियोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू गैमीट्स बनते हैं, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मियोसिस में जो एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं और ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, इन गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये दोनों सेल डिवीजन में ये डिफरेंस है। अब देखिए हम पहले पढ़ते हैं माइटोसिस। ठीक है, ये आपको सेल साइकिल का डायग्राम दिख रहा है। इसमें फर्स्ट फेज है G1 फेज, देन S फेज, G2 फेज, देन कैरियोकाइनेसिस आता है जिसमें 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस आता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए ये टाइमिंग है, ईस्ट में सेल साइकिल का टाइमिंग होता है लगभग 1.5 घंटे यानी 90 मिनट। चलिए देखिए सेल साइकिल की माइटोसिस में दो फेज होती है, नंबर 1 है इंटरफेज और नंबर 2 है एम फेज या माइटोसिस फेज, जिसमें प्रॉपर सेल डिवीजन हमको करना है। इंटरफेज में क्या करते हैं हम? बेसिकली सेल जो प्रॉपर सेल डिवीजन के लिए सेल को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे इंटरफेज की फर्स्ट फेज है हमारी G1, G4 गैप, तो गैप 1 फेज। इसमें क्या होता है? देखिए सेल ग्रो करती है कंटिन्यूअसली, यानी सेल को खिला पिला के मोटा करने जैसा है। नंबर 2 फेज क्या है? S4 सिंथेसिस फेज। इसमें क्या करना है? देखिए एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए है। इसमें क्या करना है कि जो आपका डीएनए है उसको डबल करना है, यानी नए डीएनए का सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इस फेज का नाम है एस फेज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या इसमें क्रोमोसोम का नंबर हमने बढ़ाया है? नहीं। देखिए क्रोमोसोम 46 है लेकिन हर क्रोमोसोम के अंदर पहले डीएनए था, उसकी क्वांटिटी हो गई अब डबल। अगर मैं यहां अगर मैं क्रोमोसोम 46 लिखूं और डीएनए मटेरियल को मैं ए से डिनोट करूं, तो एस फेज के बाद में हम देखेंगे कि 46 क्रोमोसोम है और डीएनए मटेरियल कितना है? 2A, यानी डबल हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरी फेज में आते हैं, G2 फेज। देखिए G2 फेज में क्या है? अब सेल को जो प्रॉपर सेल डिवीजन करना है, इसके लिए जिन प्रोटीन्स की, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी वो हम G2 फेज में बना लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों फेज मिला के पूरे सेल साइकिल का लगभग लगभग 95% आपका बना लेते हैं। चलिए मेन फेज की साइड बढ़ते हैं, जिसका नाम है एम फेज, माइटोसिस। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्यों? क्योंकि डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, इक्वल है, इसलिए इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। देखिए मैं आपको डायग्राम से एम फेज बताता हूं। तो आपने जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो 4 फेज हैं, ये है कैरियोकाइनेसिस, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनको आपको डिवाइड करना है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन करना है। ये 4 फेज हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद में हम सेल को डिवाइड कर देंगे, साइटोकाइनेसिस। देखिए एम फेज को एक एक करके समझते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं लेकिन 1 पेजर में हम केवल थ्योरी रखेंगे। देखिए 4 फेज हैं। नंबर 1 फेज है आपकी प्रोफेज। इसमें जो डायग्राम में आप देख रहे होंगे, देखिए नॉर्मल सेल कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ये बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम है। देखिए अब यहाँ क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक आप सपोज कीजिए जैसे कि ऊन के धागे के जैसे, तो 46 ऊन के धागे हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। प्रोफेज में हम क्या करेंगे? देखिए हमें इनको, अब इन 46 को हमने जेनेटिक मटेरियल को कर लिया है डबल, अब हमें क्रोमोसोम को कट करना पड़ेगा आधा आधा। अगर कट करना है तो देखिए ऊन के धागे को कट करना मुश्किल है, इसको करते हैं कंडेंस। यानी आप देखिए लेट प्रोफेज में आपको क्या डिफरेंस दिख रहे हैं? जो आप क्रोमेटिन है क्या वो थिक हो गया है, कंडेंस हो गया है? बिल्कुल। इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
देखिए वो जगह जगह से टूटने लग गया है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका गायब होना स्टार्ट होता है आपका प्रोफेज में। और आप देखिए ट्रांजिशन टू मेटाफेज, इसमें पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी है वो गायब हो चुकी है। ये बेसिकली देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब गायब हो जाती है तब हम मानते हैं कि मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं। देखिए प्रोफेज में क्या होता है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा बाकी जो मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, आपके ईआर है, गोल्जी अपरेटस है, ये सारे भी डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर में पढ़ाया है, आपको सेंट्रोसोम जो दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स का बना होता है, ठीक है, वो दोनों अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं और उनसे एक रे लाइक एस्टर्स फॉर्मेशन होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रे लाइक एस्टर है। अब आपने क्यों बनाया कि देखिए ये सेंट्रोसोम को आगे जाके माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच करना है आपके क्रोमोसोम से और उनको खींचना है, जैसे कि टग ऑफ वॉर अपन खेलते हैं। तो अब देखिए जो खींचने वाला आदमी है उसको एक मजबूती से खड़े रहना है, तो इसलिए हमने जो सेंट्रोसोम को एस्टर के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ दिया है, ताकि वो आदमी खुद हिले डुले नहीं और आपके जो जो क्रोमोसोम है उनको खींच पाए आराम से, ठीक है। चलिए अगली फेज आती है मेटाफेज। आप देखिए मेटाफेज में आपको क्या दिख रहा है, देखिए मेटाफेज में क्या होता है, आपके जो सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एक काइनेटोकोर मैंने आपको बताया है, जब हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने देखा है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, सेंट्रोमियर, वहां एक डिस्क होती है उसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। तो यहाँ काइनेटोकोर का यही फंक्शन है जो माइक्रोट्यूब्यूल से आपके सेंट्रोसोम को अटैच होने का काम करता है आपका काइनेटोकोर, ठीक है। और आप एक दूसरा फीचर देख रहे होंगे कि ये देखिए सब सेंटर में आके इकट्ठे हो गए, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में दो चीजें मिल रही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके काइनेटोकोर से अटैच होती है, और नंबर 2 आपके जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, ये है मेटाफेज। चलिए तीसरी फेज देखते हैं, देखिए एनाफेज। आप बताइए इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जो क्रोमोसोम इस तरह मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हुए थे, बीच में चाकू लेके मैंने काट दिया है, तो एक क्रोमोसोम जो दो क्रोमेटिड का मिलके बना होता है वो दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, और देखिए और जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की साइड उनका मूवमेंट हो रहा है, ये होता है एनाफेज में। तो एनाफेज में आपका जो सेंट्रोमियर है वो कट हो जाता है, दोनों जो दोनों जो क्रोमेटिड हैं वो अपोजिट पोल की साइड मूव करने लगते हैं, और आप देखिए ये जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है ये ऊपर है और क्रोमेटिड वाला पोर्शन है नीचे है, यानी एनाफेज में उनको खींच लेना है, ठीक है। और टीलोफेज में आप देखिए आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो गया है, इसके साथ में आपके सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गन रीअपियर होने लग जाएंगे। आप प्रोफेज में और एनाफेज में डिफरेंस बता सकते हैं। देखिए यहाँ जिस तरह स्टार्टिंग प्रोफेज में क्या रहता है, आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन यानी थ्रेड लाइक फॉर्म में रहते हैं, यहाँ वापस से थ्रेड लाइक फॉर्म में आ गए तो आपको शो नहीं हो रहे। आप इसको कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ दो सेल बन चुकी हैं, प्रोफेज के स्टार्टिंग में एक सेल रहती है, अब इनको क्या कर देना है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल को कट कर देना है, दो सेल बना देनी है, ठीक है। तो एक बार थ्योरी के थ्रू इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं, आप मेरे साथ साथ बताएंगे। बताइए प्रोफेज में क्या हो रहा है, हमने क्या क्या किया है, कंडेंसेशन किया है क्रोमोसोम्स का। नंबर 2 पॉइंट, जो मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए, यस। नंबर 3, जो आपका सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल पे चला गया है और एस्टर फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। मेटाफेज में दो फीचर आते हैं, बताइए क्या हुआ। देखिए यहाँ जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है, और नंबर 2 फीचर मेटाफेज प्लेट पे अलाइन कर देना है, यस। और देखिए मेटाफेज में सबसे ज्यादा कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर आपको क्रोमोसोम को अच्छे से हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो मेटाफेज के अंदर देखो। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, वो सबसे हाईएस्ट कंडेंसेशन होता है मेटाफेज में। एनाफेज में आप देखिए क्या फीचर मिलेंगे, आपका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया, आपके क्रोमेटिड अपोजिट पोल की साइड मूव करने लगते हैं, यस। टीलोफेज में क्या होता है, वापस से जो प्रोफेज में है उसका उल्टा कर देना है, आपका जो क्रोमेटिन की फॉर्म में वापस से डीकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, और मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स आपके रीअपियर होने लगते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा हुआ माइटोसिस। चलिए अगला वाला डिवीजन करते हैं जो आपकी जर्म सेल में मिलता है, जिसका नाम है मियोसिस।
ठीक है। देखिए माइटोसिस में हमने देखा कि यहाँ 4 फेज हैं जो कैरियोकाइनेसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर हमने किया है साइटोकाइनेसिस। मियोसिस हमारा 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 और 2, और 1 वाली स्टेज में भी आपको वही 4 स्टेज मिलेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके आगे 1 लगा देना है, फिर साइटोकाइनेसिस 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में मियोसिस 2 में वापस से प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके आगे 2 लगा देना है, साइटोकाइनेसिस 2, आखिर में 4 सेल बन जाएंगी। ठीक है। चलिए तो पहले हम देखते हैं मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, इसके बाद में क्या आना है, प्रोफेज 1 के बाद में मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है। देखिए प्रोफेज 1 की 5 स्टेज हैं। अगर पूरे सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ये है। इन 5 स्टेज के आगे जो एक लाइन लिख रही है आप इसको याद कर लें। आपके एग्जाम का 1 से 2 क्वेश्चन आप देखिए नीट 25 के पेपर में आपको मिलेंगे और आपके ठीक होंगे। ये 5 स्टेज सबसे पहले सीक्वेंस से हमको देखनी है। देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। इसके बाद ही क्योंकि इवेंट भी सीक्वेंस में होने। ठीक है। देखिए लेप्टोटीन में क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। देखिए शुरू में आपको जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो दिखता नहीं है, लेप्टोटीन में मैंने उसको कंडेंस किया है। देखिए अब वो पुराने वाले डिवीजन को भूल जाना है, अब हम एक नई सेल को देख रहे हैं जिसमें मियोसिस होने वाला है। तो यहाँ मियोटिक डिवीजन हमको देखना है, तो एक नई सेल है तो उसमें अब कंडेंसेशन करना है। अब ये मत बोलिए कि सर पहले हमने कंडेंसेशन कर लिया ना, वो डिवीजन अलग है, ये डिवीजन अलग सेल में, अलग प्लेस पे, अलग जगह हो रहा है, इसको अलग देखना है। दूसरी मूवी है, एक मूवी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। लेप्टोटीन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्रोमोसोम में कंडेंसेशन होना है। कंडेंसेशन से क्या होगा, अब क्रोमोसोम आपके लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लग जाएंगे, पहले नहीं दिख रहे थे आपके क्रोमेटिन। ठीक है। देखिए जाइगोटीन में क्या करना है, देखिए देखिए जो ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं, 46। इनमें 23 कहाँ से आते हैं, मदर से, और 23 कहाँ से आते हैं, फादर से, हम जानते हैं। देखिए ये जो 46 होते हैं ये 1 to 46 ऐसे नहीं होते, जो नंबर 1 क्रोमोसोम है वो 2 होते हैं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ये क्या है, 2 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, आप देख रहे हैं। देखिए नंबर 1 क्रोमोसोम है, उसका जो लेंथ है वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। हमने इनको नंबरिंग इसी तरीके से दी रखी है, ये साइंटिफिक नंबरिंग है कि जो नंबर 1 क्रोमोसोम है वो सबसे बड़ा है, और इसके ये जो 2 हैं ये हस्बैंड वाइफ है। इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मदर से आया है एक फादर से आया है, लेकिन हैं दोनों नंबर 1। ठीक है। तो अब देखिए जाइगोटीन में क्या करना है, देखिए जाइगोटीन में इन हस्बैंड और वाइफ को आसपास लेके आ जाना है। इसका क्या नाम है प्रोसेस का, सिनेप्सिस। ठीक है। एनसीईआरटी में जो टर्मिनोलॉजी है, सिनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा बाईवेलेंट, टेट्राड, इन सब टर्मिनोलॉजी को एक बार में समझ लेते हैं। सिस्टर क्रोमेटेड, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ को पास में ले आए, इस प्रोसेस का नाम क्या है, साइनेप्सिस, पास में ले आए। ठीक है। जो हस्बैंड और वाइफ हैं इनको, ये क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी नंबर 1 के जो दोनों हैं वो आपस में क्या है, होमोलोगस। नंबर 2 के दोनों हैं वो क्या है, होमोलोगस। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 ये क्या है, नॉन होमोलोगस, यानी ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। 1 और 2, 1 और 1 दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, सिंपल। ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जब हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है तो फेरे होते हैं, फेरे के टाइम पे गांठ बांधते हैं, जो इस तरह दोनों को नॉट बांध के फिर फेरे होते हैं। तो वो जो नॉट बांधने वाला काम है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनके बीच में एक प्रोटीन आते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं, दोनों को साथ में जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 2 के जोड़े में मिल गए, तो इस जोड़े को क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट। या एक, अब देखिए एक जोड़े में, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटेड हैं, 2, तो कुल मिला के क्रोमेटेड कितने हो गए, 4, इनको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है। अब देखिए सिस्टर और नॉन सिस्टर का क्या कंसेप्ट है, देखिए इस तरीके से आपको, चलिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको ये नंबर 1 क्रोमोसोम मिलता है, ये बीच में क्या है आपका सेंट्रोमियर। अब देखिए ये जो एक हिस्सा ये क्या है, क्रोमेटेड, ये क्या है क्रोमेटेड, ये क्या है क्रोमेटेड, ये भी क्या है क्रोमेटेड। कुल मिला के कितने क्रोमेटेड हो गए, 4, इसलिए क्या बोल दिया इसको, टेट्राड। ठीक है। ये जो 2 क्रोमेटेड हैं, यानी एक ही
जो एक हस्बैंड के अंदर ही जो दो क्रोमेटिड हैं, इनका ये दो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में, और ये जो दो क्रोमेटिड हैं ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन आपस में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। यानी अगर इन दो को और इन दो को कंपेयर करोगे तो क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आपको समझ में आया होगा, ये सब होना है जाइगोटीन में। ठीक है, क्या क्या होना है एक बार रिवाइज करते हैं। साइनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, बाईवेलेंट या टेट्राड आपका बन गया है। ठीक है, अब आसपास क्यों लेके आए हैं, देखिए आसपास लेके आए हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए या रिकॉम्बिनेशन के लिए। आपको पता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, यानी जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है, जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या अपीयर होने वाला है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर के लिए जो अपरेटस चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो अपीयर होने लगते हैं, उनका क्या नाम है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसके बाद क्या करवा देना है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आप मुझे बताइए होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है या नॉन होमोलोगस में, क्रॉसिंग ओवर होता है देखिए होमोलोगस में, यानी जो दो मैंने आपको नंबर 1 क्रोमोसोम्स आपको बताए हैं इनमें ही क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या सिस्टर क्रोमेटिड में होता है या नॉन सिस्टर में। देखिए सिस्टर तो ये आपस में है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। ये दोनों सेम कैसे हुए, देखिए एस फेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ है उससे दो बने हैं ना। एस फेज से पहले जीवन फेज में क्या था, देखिए एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था। अब क्या हुआ, एस फेज में एक क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, तो एक क्रोमोसोम में क्या हो गए, दो क्रोमेटिड, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, तो आपस में दोनों बिल्कुल सेम है ना। लेकिन यहाँ वाले जो क्रोमेटिड हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि एक मदर से आया है एक फादर से आया है, तो दोनों में ही तो क्रॉसिंग ओवर करवाएं तभी तो वेरिएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। या ये कहाँ होना है, पैकाइटिन, बार बार पूछ रहा है ये आपसे, पूछेगा बाईवेलेंट, टेट्राड, साइनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कहाँ होता है, आंसर है जाइगोटीन। आपसे पूछेगा क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, आंसर है पैकाइटिन। ठीक है, अब डिप्लोटीन में क्या कर देना है, अलग अलग हटा देना है, शादी हो चुकी है। डिसोल्यूशन कर देना है आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, जो कहाँ बना था, जाइगोटीन में। क्यों बना था, ताकि क्रॉसिंग ओवर कर सके। तो पहले हमने मान लीजिए कि मंडप खड़ा कर लिया था कहाँ, जाइगोटीन में, शादी करवा दी कहाँ, आपके पैकाइटीन में। अब शादी का मंडप हटवाना पड़ेगा ना यार, वो कहाँ हटवा रहे हो, डिप्लोटीन में। अब इसके अलावा अब जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है केवल उस साइड पे दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में अटैच रहते हैं, और कुछ कुछ देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनता है, ये एक्स स्ट्रक्चर बना, इसका नाम है कियासमेटा। ठीक है, अब मंडप हटा रहे हैं लेकिन दूल्हा दुल्हन अब भी वही है, इसका क्या नाम है, कियासमेटा। ठीक है, ये कहाँ बना है, डिप्लोटीन में। सीधा पूछेगा कियासमेटा कहाँ बनते हैं, डिप्लोटीन में। और लास्ट है डायाकाइनेसिस। अब हस्बैंड वाइफ को बोलो, बोले शादी हो गई घर जाओ, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा वर्ड यूज कर रहा है वो, टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है, डायाकाइनेसिस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको चित्र से बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्रोफेज 1 का चित्र दे रखा है, आपको दिख रहा है अच्छे से। प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में एक साथ हैं दोनों। अब वहां हमने मेटाफेज में क्या किया था, याद कीजिए, माइटोसिस में क्या किया था, कंपेयर करते हैं। माइटोसिस में माइक्रोट्यूब्यूल को मैंने काइनेटोकोर से अटैच किया था और मेटाफेज प्लेट पे अलाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करना है, लेकिन एक डिफरेंस है। देखिए मैं आपको चित्र से बताता हूँ, देखिए यहाँ के मेटाफेज में क्या हो रहा है कि देखिए एक जो क्रोमोसोम है उसके दो क्रोमेटिड हैं और दो ही काइनेटोकोर हैं। एक काइनेटोकोर एक साइड के सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू अटैच हो रहा है, देखिए ये रहा ये, और दूसरा काइनेटोकोर है वो दूसरे सेंट्रियोल से अटैच हो रहा है। इस तरीके से मेटाफेज में यहाँ अटैचमेंट था। अब वहां देखिए मेटाफेज 1 में देखिए एक क्रोमोसोम है वो एक साइड के सेंट्रियोल से अटैच हो रहा है केवल, और दूसरा क्रोमोसोम है उसका काइनेटोकोर दूसरी साइड के सेंट्रियोल से अटैच हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि क्रोमोसोम वहां पे कट किया था मैंने, अब कट नहीं करना है। इस यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ 46 क्रोमोसोम थे और यहाँ क्या रह जाने, देखिए एनाफेज 1 में देखिए यहाँ पे 23 रह जाने आगे डॉटर सेल में। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम को खींच लेना है एनाफेज 1 में, लेकिन आपके सेंट्रोमियर को स्प्लिट नहीं करना है। जो आपके दो क्रोमेटिड्स हैं उनको स्प्लिट नहीं करना है। आपके 23-23 के दो सेट आपने बना दिए, ये एनाफेज 1 है। और टीलोफेज 1 में आपको क्या करना है, वापस से आपके जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं उनको रीअपियर कर लेना है। ठीक है,
देखिए एक बार थ्योरी से भी देख लेते हैं। देखिए मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, सेम है, इक्वेटोरियल प्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि क्या डिफरेंस है। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं लेकिन सेंट्रोमियर इनका इंटेक्ट है, जो आपके क्रोमेटिड्स हैं वो इंटेक्ट हैं, केवल 23-23 के दो सेट में मैंने इनको अलग कर दिया है, ठीक है। यानी हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अलग किया है, लेकिन हस्बैंड में जो डबल चीज है हस्बैंड को कट नहीं किया है, ठीक है। टीलोफेज 1 में सारी चीजों को रीअपीयर कर देना है। अब देखिए आपकी दो सेल बन गई, अब हमको मियोसिस 2 चाहिए क्यों है, आप सोचिए। देखिए एक सेल से आपको आपको दो डॉटर सेल बनानी थी जिसमें जिसमें 23 क्रोमोसोम आपको चाहिए थे, ठीक है, यहाँ हो तो गए। देन आपको क्यों रिक्वायरमेंट है मियोसिस 2 की, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मैंने एस फेज की है, एस फेज में क्या किया है, जो एक क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल को मैंने डबल कर दिया, यानी एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड मैंने बना दिए। लेकिन जो नॉर्मल सेल एक क्रोमोसोम में क्या रहता है, एक क्रोमेटिड। तो इसके लिए अब मुझे इन दो क्रोमेटिड को कट करके एक क्रोमेटिड में लाना पड़ेगा। इसके लिए जो पूरा डिवीजन आप देखोगे ये बिल्कुल और बिल्कुल कैसा है, माइटोसिस की तरह है। देखिए माइटोसिस वाली फेज में पहुंच गए ना। अब मेरे को 23 क्रोमोसोम है मेरी इस सेल में, मेरे को डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम चाहिए, सॉरी मेरे को डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम चाहिए, 23 ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने माइटोसिस किया है वैसे यहां करना है। तो बिल्कुल माइटोसिस वाली फेज चलती है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और देन साइटोकाइनेसिस। ये पूरा हुआ हमारा मियोसिस, ठीक है। अब चलिए आप मुझे बताइए कि माइटोसिस क्यों जरूरी है और मियोसिस क्यों जरूरी है। देखिए मियोसिस जर्म सेल बनाने के लिए जरूरी है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इसके अलावा देखिए जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उससे क्या फायदा है, जेनेटिक वेरिएशन होना। डार्विन कहता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये फिटेस्ट बनाने का तरीका है, आप जेनेटिक वेरिएशन करते जाइए। जेनेटिक वेरिएशन में जो जेनेटिक वेरिएशन आपको एनवायरमेंट के और ज्यादा अडेप्ट बनाता है वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सर्वाइव करेंगे, तो सर्वाइवल होगा, ठीक है। चलिए आज हमने सेल बायोलॉजी कंप्लीट की है, नेक्स्ट हम प्लांट फिजियो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। चलिए गुड लक।